हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अमावस की रात में एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं यह ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी। ये पहली घटना मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, जो कि बहुत साल पहले ट्रक चलाने का काम किया करते थे। उनके साथ हुई ये घटना 1999 की है और ये घटना उन्हें इसलिए भी याद है क्योंकि उसी साल कारगिल की लड़ाई भी चल रही थी। हालांकि याद रहने के लिए ये घटना ही काफ़ी है। अब उन्होंने जो मैसेज भेजा था उसमें उन्होंने नाम और जगह के बारे में मुझे बताया नहीं है और उन्होंने अपना नाम बताने से भी इनकार किया है। इसीलिए मैंने इस घटना का थोड़ा बहुत कहानी में रूपांतरण किया है। तो अब ये कहानी मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं 1996 से ट्रक चलाने का काम करते आ रहा हूँ। बहुत बार मुझे ट्रक में जो भी सामान लोड होता है उसे दूर दराज के इलाकों में ले जाना पड़ता है। चंडीगढ़ से ट्रक लेकर निकलता हूँ तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को पार करते हुए मुंबई पहुँच जाता हूँ। मैंने हज़ारों मील ट्रक चलाया है। कभी ट्रक चलाते चलाते हरे भरे खेत दिखाई पड़ते हैं तो कभी दूर दूर तक फैली बस सूखी बंजर ज़मीन। कभी रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ता है तो कभी काले घने जंगलों से। और फिर ऐसे सफ़र के दौरान कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती है जो कि हमारी समझ के बाहर है। वैसे मुझे ऐसे सफ़र करना अच्छा लगता था। सूखी सूनी सड़कें हमारे लिए हमेशा ही इंतज़ार कर रही होती है। हम ट्रक ड्राइवर एक सफ़र में कितने नज़ारे और कितने मौसम देख लेते हैं। हालांकि उम्र की वजह से मैं आज ट्रक नहीं चला पाता, लेकिन मुझे ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी अच्छी लगती थी। पर वो इतना आसान भी नहीं था। कभी पुलिस का डर लगा रहता था तो कभी लुटेरों का। और एक चीज़ है जिसका हमें हमेशा ही डर लगा रहता था, लेकिन जब तक उस चीज़ से हमारा सामना नहीं हो जाता असली डर का एहसास नहीं होता। कब किसी रास्ते पर भूत प्रेत आत्माओं से सामना हो जाए ये कह नहीं सकते थे। हम कब किस हादसे का शिकार बन जाए बता नहीं सकते थे। हमारे लिए सड़कों का सफ़र हमेशा ही खतरों से भरा रहता है, पर रुकना हमें मंजूर नहीं। किसी भी हालत में हमें चलते ही रहना पड़ता है। जिस दिन वो हादसा हुआ था उस दिन मैं दोपहर 2 या 3 बजे के करीब ट्रक लेकर एक जगह से निकला था। मेरे साथ एक नया लड़का क्लीनर के तौर पर काम कर रहा था। उसका नाम जयवीर था। वो नया था तो ज़्यादा घुल मिल कर बात नहीं करता था। ज़्यादातर शांत और चुपचाप ही रहता। शायद उसे वो काम पसंद नहीं था और घर वालों की वजह से वो ज़बरदस्ती ये काम कर रहा था। अब उस दिन ट्रक चलाते चलाते मुझे बहुत टाइम हो गया था। रात के कुछ 9 बज गए थे। तो हमने रास्ते में ही एक ढाबे पर ट्रक को रोक दिया और वही खाना खा लिया। और फिर खाना खाने के बाद हम वहाँ से आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। मैंने वीर से पूछा, तुझसे की सोच रहे हो? तो जयवीर ने मेरी और बिना देखे ही जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। जैसे ये इन सुनसान सड़कों का सफ़र होता है, बिल्कुल वैसी ही ज़िंदगी होती है। कभी हरी भरी तो कभी बंजर। पर वो बस चुपचाप बैठ मेरी बातें सुन रहा था। अब लगातार ट्रक चलाने की वजह से मैं बहुत थक गया था। ऊपर से खाना खाने की वजह से मुझे झपकियाँ आने लगी थी। लेकिन हमें कितनी भी नींद आए, हाथ पैर पसार कर सोने का जितना भी दिल करे, हमें अपनी सीट पर ही सिकुड़ कर सोना पड़ता है। ऐसे सोने की अब हम लोगों को आदत हो गई है। तो मैंने ट्रक को उसी सुनसान रास्ते पर एक साइड में रोक दिया और ट्रक को रोककर आसपास देखा। आसपास थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थी, बाकी सब ठीक लग रहा था। तो मैंने वीर को कहा, वीर मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे उठा देना और मुझसे पूछे बिना गाड़ी के दरवाजे मत खोलना। और इतना कहकर ही मैं स्टीयरिंग पर ही सर रखकर अपनी सीट में सो गया। मुझे बस थोड़ी सी नींद पूरी करनी थी। पर मुझे सोए हुए बस कुछ ही देर हुई थी कि मुझे वीर की आवाज़ सुनाई दी, पाजी पाजी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर जाग चुका था, पर अब भी थोड़ी नींद में था। तो मैंने नींद में ही उससे पूछा, की होया वीर? उसने अपने हाथ से सामने इशारा करते हुए मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की।
पाजी उठे। मैंने सामने देखा तो बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा, उठे क्या, वहाँ तो कुछ नहीं है। तो जयवीर ने कहा, मैंने किसी को देखा, वो वही था। जब उसने ऐसा कहा तो मैं उठकर ठीक से अपनी सीट में बैठ गया। सोचा कहीं आसपास लुटेरे हो सकते हैं। अपने चेहरे पर थोड़ा पानी मारा और ट्रक को वहाँ से आगे ले जाने लगा। तब मैंने जयवीर से पूछा, क्या देखा था तूने? उसने कहा कि एक औरत थी शायद, पर वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। मुझे पहले लगा कि वो कोई आसपास के इलाके से होगी, जो यहाँ से रास्ता पार कर रही होगी, पर बहुत देर तक वो रास्ते के बीचों बीच खड़ी होकर मुझे ही घूरे जा रही थी और इसीलिए मैंने आपको जगाया। पर जब मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक ही कहीं गायब हो गई। तो मैंने उससे कहा, कोई नहीं, ये लुटेरे होते हैं जो ऐसा कुछ कर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे जगा दिया। और मैं ट्रक को चलाने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ ही दूरी पर मुझे रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। मैंने 2-3 बार उसे हॉर्न दिया, पर वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं ट्रक को रोक पाता तब तक वो अचानक वहां से गायब हो गई और सीधे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं ट्रक को रोक भी नहीं पाया था और ट्रक उसे कुचलकर आगे निकल गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब अचानक क्या हो गया। मुझे लगा कि नींद की वजह से मैं उस औरत को जज नहीं कर पाया और मैंने उसे ट्रक के नीचे कुचल दिया। वो देख जयवीर तो बहुत घबरा गया था और डर के मारे वो कांपने लगा था। पाजी पाजी ये क्या हो गया पाजी? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, वीर शांत रहो, सब कुछ ठीक होएगा, तो यही रुक, मैं चेक करके आता हूँ। पर जयवीर डर के मारे ट्रक के केबिन में एक कोने में सिकुड़कर बैठ गया था। मैंने नीचे उतरने से पहले सब तरफ ठीक से देख लिया, पर आसपास मुझे कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने वहीं पड़ी एक टॉर्च ली और ट्रक से नीचे उतर गया। नीचे उतरकर मैंने ट्रक के सारे पहियों को देखा, पर किसी भी टायर के नीचे कुछ भी नहीं था। न किसी की लाश थी और न ही कहीं खून नज़र आ रहा था। सब चेक कर मैं फिर अपने ड्राइवर सीट की ओर चला गया। वीर वही अपनी जगह पर ही था, पर अब वो आराम से सीधा बैठा हुआ था। जो वीर कुछ देर पहले डर के मारे कांप रहा था, वो अब एकदम से नॉर्मल लगने लगा था। मैंने स्टीयरिंग को संभालते हुए उससे कहा, सब चंगा सी, कहीं कुछ भी नहीं है। पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नहीं मेरी तरफ देखा। तो मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और मैं ट्रक को चलाने लगा। पर जैसे ही ट्रक आगे चलने लगा, मुझे वीर की आवाज़ सुनाई दी, ट्रक को रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने वीर से पूछा, क्या? ये क्या बात कर रहे हो वीर? तो उसने फिर गुस्से में कहा, मैंने कहा ना ट्रक को रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। मुझे उसकी वो आवाज़ और उसका वो बर्ताव काफ़ी अजीब लगा, लेकिन फिर भी मैंने ट्रक को रोक दिया। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, पर जैसे ही मैंने ट्रक को रोका, वीर सीधे ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने फिर उसकी सीट के पास बाहर की तरफ झुककर देखा तो जयवीर उसी रास्ते पर पीछे पीछे चला जा रहा था। वो देख मैंने उसे वहीं से आवाज़ दी, वीर वीर, इन्हें अंधेरे बीच कित्थे जा रहे हो? पर जयवीर ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बस रास्ते पर पीछे पीछे चलता रहा। वो देख मैं भी ट्रक से नीचे उतर गया और उसे आवाज़ देते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन वो न पीछे मुड़कर देख रहा था और न ही मेरी बात का कोई जवाब दे रहा था। अब मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वो ट्रक को छोड़कर पीछे बहुत दूर चला गया था और तब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। लेकिन तब मेरा ध्यान रास्ते पर गया। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ रहा था, रास्ते पर उसके पैरों के निशान बनते चले जा रहे थे। उसके पैर लाल लाल और खून से सने हुए थे। मैंने फिर से उसे आवाज़ दी, वीर रुक जा, आगे खतरा हो सकता है। ऐसा कहते ही वीर अपनी जगह पर ही रुक गया और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो एकदम चुपचाप और सीधा खड़ा था। उसमें इंसानों जैसी कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखें किसी मुर्दा इंसान की तरह खुली की खुली थी। मुंह खुला हुआ था और वो बस सीधा खड़ा था। मैं उसके पास चला गया और थोड़ा चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या वीर? खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। चलो ट्रक के पास वापस चलो। और मैं उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए वापस ले जाने लगा।
पर अचानक ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने बहुत ही अजीब और डरावना मुंह करते हुए अपने हाथ से मेरे पैरों की ओर इशारा किया। मैंने अपने पैरों की ओर नीचे देखा और नीचे देखते ही मेरी धड़कन रुक सी गई। मैं एक लाश पर खड़ा था। वो किसी औरत की लाश थी। सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था, पर उस लाश का सर नहीं था, बस धड़ वहाँ पड़ा हुआ था। वो देख मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सच में मैंने किसी को कुचल दिया है या फिर ये सब वहम है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने खुद चेक किया था, तब तो वहाँ कोई लाश नहीं थी। वो देख मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। मैं वीर को और ज़ोर से खींचते हुए लेकर जाने लगा तो उसने फिर रास्ते के दूसरी तरफ देखने का इशारा किया। मैं वहाँ देखना नहीं चाहता था। मैं उसे आगे आगे खींच रहा था तो वो मुझे बार बार पीछे खींच रहा था और मैंने टॉर्च को दूसरी तरफ मारते हुए देखा तो वहाँ उसी लाश का सर पड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी की पूरी खुली थी और वो मुझे घूर रही थी। मैंने फिर उसे ध्यान से देखने की कोशिश की तो उस टूटे हुए सिर ने अपनी दोनों आंखें झपकी। वो देख मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए हो। चलने की उनमें ताकत ही नहीं थी। मैंने वीर का हाथ छोड़ दिया और जैसे तैसे ट्रक के पास जाने की कोशिश करने लगा, पर वो थोड़ी दूरी भी मुझे बहुत लंबी लग रही थी क्योंकि मैं पूरी ताकत से अपने पैरों को उठा नहीं पा रहा था। मुझे पीछे से हंसने की आवाज़ आ रही थी। तब मैं इतना डरा हुआ था कि बताना मुश्किल है कि वो आवाज़ असल में किसकी थी, पर मेरा ट्रक ही मेरा सहारा था और मैं किसी तरह ट्रक के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि मेरे पैर भी खून से सने हुए थे और ट्रक के अंदर जाने से पहले मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा। ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, पर वीर अब भी वही उसी जगह पर खड़ा दिखाई दे रहा था। अब तक मैं यह समझ चुका था कि वीर पर अपने आप का काबू नहीं है, वो किसी और के काबू में है। मैंने सीट पर बैठते हुए फिर एक बार टॉर्च को पीछे मारते हुए वीर को देखा तो वीर उस टूटे हुए सर को अपने हाथों में पकड़कर वही खड़ा था और वो अपनी गर्दन को हिलाते हुए मुझे देख रहा था। मैं जाकर झट से अपनी सीट पर बैठ गया और मैंने ट्रक को स्टार्ट किया, पर अगले ही पल मुझे वीर का ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वीर मेरी जिम्मेदारी है और उसे मैं ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। आखिरकार मैंने ट्रक को पीछे लिया। वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। वहाँ एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। लेकिन फिर भी मैं ट्रक को पीछे लेकर चला गया और जाकर ट्रक को वीर के पास रोक दिया। वहाँ जाते ही मैंने वीर को आवाज़ दी, वीर, वीर जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वीर ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे बचा लो पाजी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और उसके ठीक बाद मुझे दो आवाज़ें सुनाई दी, तुमने मुझे मारा है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो आवाज़ उस टूटी खोपड़ी और वीर दोनों के मुंह से आ रही थी। वो आवाज़ सुन मेरी हालत और ख़राब हो गई। मैंने वहीं पड़ी एक रस्सी उठाई और हिम्मत कर सीधे नीचे उतर गया। मुझे देख वीर उस टूटे सर को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, पर किसी तरह मैंने उसे रोक दिया और रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिया। उसे अपनी पीठ पर उठाकर जाकर ट्रक में डाल दिया, पर वो चीज़ अब भी उस पर सवार थी। वो अब भी अजीब आवाज़ में बात कर रहा था, पर मैं एक बात जान चुका था कि मुझे मेरी और उसकी जान बचानी है तो हिम्मत से काम लेना होगा। और मैं बिना उसकी ओर ध्यान दिए ट्रक को चलाने लगा। उस जगह को छोड़ आगे जाने के बाद वीर बेहोश सा पड़ा रहा। उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं बस आसपास अस्पताल ढूंढ रहा था कि कहीं उसे दिखा सकूं, पर वो बहुत ही दूर दराज का और सुनसान इलाका था। कुछ देर बाद उसे थोड़ा सा होश आया तो मैंने उससे पूछा, वीर कि तुसी उन चंगे हो? मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक हो? तो उसने बेहोशी की हालत में ही जवाब दिया, मैं चंगा हाँ पाजी, मैं चंगा हाँ। मैंने तब उसके हाथ पैर खोल दिए और उसे बस अपना ख्याल रखने को और जागते रहने को कहा, पर तब वो मुझे कह रहा था कि उसका बदन अंदर से जल रहा है। मैंने कहा, बस कुछ ही देर वीर, हम जल्द ही किसी अस्पताल पहुंच जाएंगे। उसके कुछ देर बाद वीर वहीं पीछे लेट गया, जैसे उसके अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैंने सामने देखा
कि सुबह होने वाली थी। हल्का हल्का उजाला आसमान में फैल रहा था और तब वीर ने मुझसे कहा, पाजी मैनू पानी चाहूँगा। वीर को पीने के लिए पानी चाहिए था। मैंने झट से ट्रक को उसी जगह पर रोक दिया और पास पड़ी बोतल से उसे पानी पिलाया। पर यह आखिरी बार था। जैसे ही मैंने उसे पानी पिलाया, उसने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। वीर को दम तोड़ते देख मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया था। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक मैं बस उसे देख रहा था कि शायद अचानक वो उठकर बैठ जाए, अचानक वो मुझसे बात करने लगे। पर वो ऐसा नहीं था। वो पहले भी शांत था, चुपचाप था और आज भी शांत और चुपचाप है। ये मेरी गलती थी कि मैंने अगर सही जगह गाड़ी को रोका होता तो हमारे साथ ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उस गलती की मैंने, या फिर सच कहूं तो वीर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। और इसीलिए मैं किसी को मेरे बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि उस हादसे को याद कर आज भी वीर का वो मासूम चेहरा मेरे नज़रों के सामने आ जाता है। ये घटना मेरे मामा और उनके एक दोस्त के साथ हुआ एक डरावना हादसा है। ये तब की बात है जब लोग दूर किसी गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज की तरह गाड़ियां नहीं होती थी। तो एक दिन मेरे मामा ऐसे ही किसी काम से अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे गांव चले गए थे। उस गांव से वापस आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। लगभग रात ही हो गई थी। रात का वक्त था, कच्ची सड़क और सब तरफ गहरा सन्नाटा था और वो दोनों बैलगाड़ी से आपस में बात करते हुए आ रहे थे। खेतों के बीच से गुजरता रास्ता था। कहते हैं कि जानवर को जब खतरा महसूस होता है तो वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उस रात भी उनके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब वो उस कच्चे रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे तो बैलगाड़ी के दोनों बैल अचानक ही एक जगह पर रुक गए। मामा ने बहुत कोशिश की पर वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन मामा और उसका दोस्त दोनों भी गांव के रहने वाले थे, तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जब बैल बिना किसी वजह अचानक रास्ते में रुक जाए तो आगे ज़रूर खतरा हो सकता है। तो उन्होंने बैलगाड़ी को वही मोड़कर पीछे जाने का फैसला किया और सोचा कि दूसरे किसी रास्ते से गांव जाना बेहतर होगा। अब उस रास्ते के दोनों तरफ 2 से 3 फीट तक घास उगी हुई थी। उस घास के अंदर से बार बार कुछ सरसराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मामा ने बैलगाड़ी को पीछे मोड़ने की कोशिश की पर बैल अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। मामा ने उन्हें मारकर पीटकर भी देखा पर वो बस अपनी जगह पर ही उछलते और फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाते थे। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और अपने आप को इस मुसीबत से कैसे निकाले। तो मामा का दोस्त बैलगाड़ी से नीचे उतर गया। हालांकि गांव के लोगों का मानना है कि ऐसे वक्त बैलगाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि आसपास जो भी बुरी ताकत होती है वो झट से उस इंसान को पकड़ लेती है। वो दोस्त नीचे उतरकर उस अंधेरे में यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगा कि कहीं बैल के पैर में कोई कील वगैरह तो नहीं घुसा है। पर तब उसने देखा कि एक बैल के पैर के पास किसी की लाश पड़ी हुई थी और उस बैल का एक पैर उस लाश के मुंह में फंसा हुआ था और इसीलिए वो बैल शायद वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। तो मामा के दोस्त ने मामा को वो बात बताई। मामा भी वो देखने बैलगाड़ी से नीचे उतर गया पर उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ किसी की भी लाश नहीं थी। मामा के दोस्त ने उसे बताया कि सच में उसने यहाँ एक लाश को देखा था और बैल का पैर भी उसके मुंह में फंसा हुआ था। तो मामा ने कहा कि यह छलावा जैसा एहसास है और हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। मामा ने और उसके दोस्त ने दोनों बैलों को पीछे से धक्का देते हुए उन्हें आगे ढकेलना शुरू किया, क्योंकि वो बैल खुद कभी भी उस जगह से आगे जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन वो बैल भी पूरी ताकत से वहीं के वहीं खड़े थे। वो बस अपनी गर्दन हिलाते और फिर पीछे हट जाते, जैसे वो आगे जाना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों ने किसी तरह उन्हें मारते पीटते और धक्का देते हुए थोड़ा आगे धकेल दिया और जैसे ही वो बैल अपनी जगह से थोड़ा आगे चले गए वो ज़ोर से उछल पड़े, जैसे वो भी अब वहाँ से भागना चाहते थे। मामा ने और उनके दोस्त ने बैलगाड़ी को पकड़ लिया और जल्दी से उसमें बैठ गए। बैल अपने आप ही भागने लगे थे, जैसे वो खुद उस जगह पर रुकना नहीं चाहते थे।
कुछ थोड़ी बहुत दूर जाने के बाद वो बिल्कुल गांव के पास पहुंच गए। तब जाकर बैल शांत हो गए और धीरे धीरे चलने लगे। पर तब तक यहाँ मामा का दोस्त बुखार से तड़पने लगा था। उसका बदन तेज बुखार से जल रहा था। मामा बैलगाड़ी को सीधे गांव के भगत के घर के पास लेकर चला गया, क्योंकि मामा जानता था कि ये आम बुखार नहीं है, ये किसी बुरी ताकत का असर है। मामा ने भगत को उनको हुए एहसास के बारे में बताया। भगत ने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें एक कागज़ में बबूत दी और उसे अपने पास रखने को कहा। दूसरे दिन भगत खुद मामा के दोस्त के घर चला गया और उसने कहा कि तुम रात जिस जगह रुके थे उस जगह पर किसी जानवर की बलि चढ़ानी होगी, तो ही वो ताकत तुम्हें छोड़ देगी। भगत ने रात को ही महसूस किया था कि मामा के दोस्त के पीछे कोई साया खड़ा था जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। तो भगत के कहने के मुताबिक वो दोनों उसी दिन दोपहर 12 बजे के करीब उस जगह पर चले गए और उन्होंने वहीं उस कच्चे रास्ते के किनारे एक मुर्गे की बलि चढ़ाई और वो दोनों वापस अपने घर चले आए। और घर आने के बाद कुछ एक आध घंटे के बाद मामा के दोस्त का बुखार अपने आप ही उतर गया। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। ये उसके गांव की एक सच्ची कहानी है। ये कहानी उसके एक दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना है। तो अब ये कहानी मैं उसके दोस्त के नज़रिए से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम विराज है और ये तब की बात है जब मेरी उम्र 12 या 13 साल थी। मेरे स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। तब मेरे पापा को काम से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो हमारे ही गांव के कुछ लोग जो जॉब की वजह से मुंबई में रहा करते थे, उनके साथ पापा ने मुझे मेरे गांव भेज दिया। मेरा गांव नासिक है और तब मैं मेरे दादा दादी के घर जाने के बजाय मेरे नाना नानी के यहाँ रहने चला गया था, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे और वहाँ का मौसम भी मुझे अच्छा लगता था। जब मैं घर पहुँचा तो नाना जी घर पर नहीं थे। मेरे घर आते ही नानी ने पहले मुझे कुछ मीठा खाने को दिया और जैसे ही मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं शहर से आया हूँ, मेरे सारे दोस्त मुझसे मिलने वहाँ चले आए। तो अब घर में रुकने का सवाल ही नहीं था। मैंने बैग को वहीं रख दिया और उनके साथ खेलने चला गया। घर से जाते वक्त नानी ने बस इतना ही कहा कि धूप में खेलते मत बैठ जाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। आज ही शहर से आए हो तो थोड़ा ध्यान रखना। मैं हाँ हाँ करते हुए जल्दी जल्दी में घर से बाहर निकल गया। दोपहर तक हम गांव में यहाँ वहाँ खेलते रहे। कभी किसी मंदिर में जाकर बैठ जाते, तो कभी किसी दोस्त के आंगन में खेलने बैठ जाते, कभी किसी खेत में घुस जाते, तो कभी किसी पहाड़ के पास जाकर पेड़ों पर चढ़ने लगते थे। और हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, हमारे गांव को लगकर ही एक छोटा सा पहाड़ है। उस पहाड़ के नीचे ही जामुन के बड़े बड़े बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों की वजह से वहाँ बहुत ठंडी छाँव होती थी, तो वहाँ खेलना हमें अच्छा लगता था। अब दोपहर हो गई थी और हम वही पेड़ों के पास खेल रहे थे। जब मैं पेड़ पर चढ़कर एक टहनी पर बैठा हुआ था, तब खेल खेल में मेरा ध्यान नीचे ज़मीन की ओर चला गया। वहाँ धूप में मुझे कोई चीज़ चमकती हुई दिखाई पड़ी। मैं झट से पेड़ से नीचे उतर गया और मैंने ज़मीन पर से थोड़ी मिट्टी हटाकर देखा, तो वो कोई सोने जैसी चमकती चीज़ थी। मैंने उसे ज़मीन से खींचकर बाहर निकाला। उसे बाहर खींचते ही उसके साथ साथ लकड़ी जैसा कुछ छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल आया। तब मैंने देखा तो वो एक सोने के रंग का कंगन था। अब वो सच में सोना था या कुछ और था, तब इतना समझ नहीं आता था, पर खेल खेल में मैंने उसे मेरी जेब में रख दिया और फिर वहीं खेलने लगा। दोपहर धूप बहुत बढ़ने लगी थी, तो हम सभी को बहुत ज़ोरों की भूख और प्यास लगी थी। तो हम सब ने अपने अपने घर जाने का और धूप कम होते ही शाम को वापस उसी जगह मिलने का फ़ैसला किया और हम सब वहाँ से चले गए। घर जाकर मैंने खाना खाया। नानी ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और खाना खाने के बाद सुस्ता कर मैं वही बिस्तर पर लेट गया। अब मैं सोया तो नहीं था, पर बस करवटें बदल रहा था। जब मैं करवट बदल रहा था तो मुझे जेब में कुछ गर्म चीज़ महसूस हुई। मैंने झट से जेब में हाथ डालकर उस चीज़ को जेब से निकालकर झटकते हुए दूर फेंक दिया। तब मैंने देखा तो वो वही कंगन था जो मुझे खेलते वक्त मिला था, और मैं असल में ये भूल ही गया था कि मेरी जेब में वो कंगन है। मैंने वापस जाकर उसे उठा लिया और वो कंगन मैंने नानी को दिखाया। नानी ने भी उसे ठीक से देखा और कहा कि ये सोने का कंगन लगता है, पर तुम्हें कहाँ से मिला? तो मैंने कहा कि मैं वो पहाड़ी के नीचे पेड़ों के पास खेलने चला गया था,
तो वहीं पड़ा हुआ मिला। तो नानी ने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह हमारा नहीं है, तो अगर कोई इंसान इस कंगन को ढूंढते हुए आ जाए तो ये उसे दे देंगे। और नानी ने उस कंगन को एक अलमारी के अंदर लॉकर में रख दिया। अब शाम होते ही मैं फिर दोस्तों के साथ खेलने चला गया और खेल खेल में मैं उस कंगन वाली बात को भूल भी गया। खेल खेल में कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। शाम ढलने लगी थी और अंधेरा होने लगा था। हम सब वहाँ लुका छुपी खेल रहे थे, पर थोड़ा अंधेरा होने के बाद भी हम सब दोस्त वही पेड़ों के पास खेल रहे थे। और तब हम सबको एक आवाज़ सुनाई दी। हम सब खेलते खेलते रुक गए। हम तब कुछ 4 या 5 दोस्त थे। हम सब ने यहाँ वहाँ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तो हम सब आपस में ही पूछने लगे कि किसने आवाज़ निकाली, पर हम में से किसी ने वो आवाज़ नहीं निकाली थी। और अगले कुछ ही पल में फिर से किसी ने हमें आवाज़ दी। हम सब फिर से रुक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब हम में से किसी एक का ध्यान एक पेड़ के पास गया और उसने हम सबको कहा, अरे वो देखो, वहाँ कोई है। हम सब ने मुड़कर उस पेड़ की ओर देखा तो उस पेड़ के पीछे छिपकर कोई हमें देख रहा था। उसका बस थोड़ा सा चेहरा और एक आंख नज़र आ रही थी। तो तभी एक दोस्त ने कहा, अरे चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। और उस औरत ने फिर हमें वैसी ही आवाज़ दी। हम सब फिर वहीं के वहीं रुक गए। तब उस पेड़ के पीछे जो कोई भी औरत थी, उसने सिर्फ अपना एक हाथ बाहर निकाला और अपने हाथ से इशारा करते हुए हमें पास बुलाने लगी। वो किसी औरत का ही हाथ था, क्योंकि उन हाथों में चूड़ियाँ नज़र आ रही थी। उस हाथ के इशारे को देख एक दोस्त उस पेड़ की ओर बढ़ने लगा। तो उस औरत ने फिर अपने हाथ से उस दोस्त को अपनी जगह पर ही रुकने का इशारा किया और अपनी उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए मुझे उस पेड़ के पास आने को कहा। सबको वो अजीब लगा और हम सब सोच में पड़ गए थे कि अंधेरा होने को है और ये कौन हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने फिर से एक बार एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर हम सब मिलकर उस पेड़ के पास जाने लगे। तो उस औरत ने झट से अपने हाथ को अंदर ले लिया और अपने चेहरे को पेड़ के पीछे छुपा लिया। पर जैसे ही हम सब पेड़ के पास पहुँचे, वहाँ कोई नहीं था। हम सब ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा कर देखा, पेड़ के ऊपर भी देखा, पर कहीं कोई नहीं था। तब हम सब हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई अचानक कैसे गायब हो सकता है। और फिर हम मजाक मजाक में भूत भूत चिल्लाते हुए घर की ओर भागने लगे। गांव पहुंचने के बाद भी हम सब आपस में ही उसी बारे में बात किए जा रहे थे। अजीब था ना वो, पता नहीं कौन था, पर उसने हमें डरा दिया। रात होने पर मैं अपने घर चला गया। नाना जी तब घर पर आ चुके थे। उनके साथ मैंने बहुत सारी बातें की और फिर खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आने लगी थी, तो मैं सीधे सोने चला गया। तब पता नहीं मुझे सोए हुए कितना वक्त हुआ था, रात के कितने बजे थे वो भी पता नहीं था। पर जहाँ मैं सो रहा था उस कमरे में मुझे अचानक ही ठंड लगने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि गर्मियों के दिन होकर भी मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है, पर तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। उसकी सांसों की घूं घूं करके आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से सर से चादर को हटाया और देखा तो कमरे में एक तरफ कोई औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे लगा कि शायद वो नानी है और यहाँ मेरे साथ सोने चली आई होगी, तो मैंने उसे आवाज़ दी, नानी नानी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे भी डर लगने लगा था। धड़कन तेज़ होती चली जा रही थी। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि चादर होने के बावजूद भी मैं कांप रहा था। अब असल में मैं ठंड और डर दोनों की वजह से कांप रहा था। बहुत देर तक मैं वैसे के वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन फिर मुझे अंदर घुटन सी होने लगी। तब मैं चादर को अपने ऊपर से हटाने ही वाला था कि मुझे चादर के ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ और उसके साथ साथ ही एक आवाज़ आई। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसे मैंने शाम के वक्त उन पेड़ों के पास सुनी थी। मैं वैसे ही कांपता हुआ वहाँ पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ हटा लिया, पर उस एहसास से मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह होते ही मैंने नानी की आवाज़ सुनी, तो मैं झट से उठकर भागकर सीधे कमरे से बाहर चला गया और जाकर नानी से लिपट गया।
तो नानी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों जाग गए? तो मैंने नानी से पूछा, नानी क्या आप कल रात मेरे कमरे में आई थी? नानी ने कहा, नहीं तो, मैं रात भर यहाँ पास के ही घर में थी। उनकी भैंस को बच्चा होने वाला था ना, तो हम सब वहाँ रुके हुए थे। तो अब ये बात साफ थी कि रात मेरे कमरे में नानी नहीं थी, कोई और ही औरत थी। नाना जी वही आंगन में एक खटिया पर सो रहे थे। मैंने नानी को फिर कुछ नहीं बताया और मैं जाकर उनके बगल में सो गया। उसी दिन मैं फिर से खेलने चला गया, पर मैंने उन पेड़ों के पास जाने से मना कर दिया और हम सारे दोस्त दूसरी जगहों पर खेलते रहे। यहाँ नानी चूल्हे पर दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और नानी का सारा ध्यान सामने था। तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। उसे 2-3 बार ऐसा महसूस हुआ, पर वो जब भी मुड़कर देखती तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता था। अब ऐसे मामलों में गांव के लोग बहुत समझदार होते हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों की आदत होती है, तो वो ऐसे एहसास को अच्छे से भांप लेते हैं। नानी को समझते देर नहीं लगी कि घर में कुछ अजीब बात है जो उसे बार बार अपने होने का एहसास दिला रही है। और फिर कुछ देर बाद वो पानी लेने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे उसी कमरे के एक कोने में एक काली परछाई नजर आई। वो पूरी तरह से काली थी और उसकी आंखें सफ़ेद नज़र आ रही थी, जो कि नानी को ही देख रही थी। लेकिन वो देख नानी को डर नहीं लगा। नानी ने धीरे से चूल्हे से जलती लकड़ी को बाहर निकाला और उसे कोने में फेंकने ही वाली थी कि वो परछाई हवा में कहीं घुल सी गई। उसके बाद भी नानी को कई बार ये एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तो उसे समझ आ गया कि अभी के अभी इस चीज़ का इलाज करना होगा, नहीं तो वो इस घर को नहीं छोड़ेगी। और शाम होते ही जैसे ही नाना जी घर पर आए तो नानी ने उन्हें वो बात बता दी। अब नाना जी पुराने ज़माने के इंसान थे और ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाने के टोटके के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे। तो उन्होंने नानी को बाहर ही रुकने को कहा और वो घर के अंदर जाकर हर कमरे की तलाशी लेने लगे। वापस बाहर आकर नाना जी ने नानी से पूछा कि तुम बाहर से कोई भी अनजान चीज़ कुछ भी घर के अंदर लेकर तो नहीं आई ना? तो नानी ने कहा, नहीं तो नाना जी ने एक बात को ठीक ठीक पकड़ा और नानी से कहा कि विराज कल ही शहर से आया है। हो सकता है कि खेल खेल में वो किसी अनजान चीज़ को घर के अंदर ले आया हो जो कि उसे नहीं लानी चाहिए थी। तो नानी ने कहा, अरे हाँ, कल ही शाम को वो एक सोने का कंगन लेकर घर में आया था। कह रहा था कि वो उसे ऊपर पहाड़ों के पास कहीं झाड़ियों में मिला है। नाना जी ने फिर नानी को वो कंगन दिखाने को कहा। नानी ने अलमारी से कंगन निकाल कर नाना जी के हाथ में दे दिया और जैसे ही नाना जी ने उस कंगन को छुआ, उन्हें एक अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। उन्हें घर के हर कोने में एक परछाई चमकती हुई दिखाई देने लगी। वो जैसे ही आँख झपकते वो परछाई नज़र आती थी और जैसे ही आँख खोलते वो गायब हो जाती थी। तो फिर नाना जी ने उस कंगन को एक काले कपड़े में बांध दिया और बहुत देर तक वो दोनों घर के बाहर बैठे रहे। जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैंने देखा वो दोनों मेरे घर आने का इंतज़ार कर रहे थे, पर उन्होंने मुझे घर के अंदर जाने से मना किया। नाना जी फिर उठकर घर के अंदर चले गए और कुछ ही पल में किसी चीज़ को लेकर बाहर आए। फिर उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और बस इतना ही कहा कि कुछ भी हो जाए पर मेरे हाथ को छोड़ना मत, और जब तक मैं ना कहूँ कोई भी बात नहीं करना। और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर कहीं जाने लगे। चलते चलते उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ ले लिया। कुछ देर में ही मुझे समझ आ गया कि हम सब उसी पहाड़ी की ओर जा रहे थे। तब मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कदमों के साथ कदम मिला रहा है, बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा है। पर अपना सिर उठाकर अपने आसपास देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने रात को जो भी महसूस किया था वो सब मुझे फिर से महसूस होने लगा था। कुछ ही देर में हम सब पहाड़ी के पास पहुंच गए तो उन्होंने मुझे वो जगह दिखाने को कहा जहां मुझे वो कंगन मिला था। मैंने इशारे से ही उन्हें अंदाजे से वो जगह दिखाई। नाना जी फिर भी मेरे हाथ को पकड़े खड़े रहे। उन्होंने मेरे हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और नाना जी के दोस्तों ने उस जगह को खोदना शुरू किया। कुछ थोड़ा गड्ढा होने के बाद उन्हें वहाँ एक खराब कंकाल नज़र आया और उस वक्त मैंने फिर उसी बात को महसूस किया कि उन पेड़ों के पीछे छिपकर कोई हमें देख रहा है या फिर मुझे देख रहा है और अपने पास आने का इशारा कर रहा है। नाना जी ने उस परछाई की ओर ध्यान नहीं दिया और उस कंकाल को बाहर निकाला। फिर अपनी जेब से एक दूसरा काला कपड़ा निकाला और उसमें उसे बांध दिया।
उन्होंने उस कंकाल के साथ साथ वो सोने का कंगन भी बांध दिया और फिर वो सब उसे वहीं पास ही एक सुनसान जगह पर लेकर चले गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने उस पर कुछ मंत्र वगैरह बोलकर उस कंकाल को जला दिया। शायद उन लोगों ने उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया था। वो सब होने के बाद हम सब चुपचाप घर वापस आ गए। नानी तब घर के बाहर ही बैठी थी। नाना जी के आते ही उसने हमारे पैरों पर पानी डाला और उसके बाद हम सब घर के अंदर चले गए। और तब नाना जी ने मुझे बताया कि वो जो कंगन मुझे मिला था वो किसी मुर्दा औरत का कंगन था और तुम उसे घर लेकर आए, इसलिए उसकी आत्मा भी उसके साथ साथ हमारे घर चली आई थी। अच्छा हुआ कि नानी ने भी उस परछाई को महसूस किया था, वरना ऐसी चीज़ें धीरे धीरे ताकतवर हो जाती है और फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। तो आगे से ध्यान रखना कि किसी भी अनजान चीज़ को ऐसे सीधे घर के अंदर मत ले आना। मैं भले ही तब छोटा था, पर मैंने जो भी देखा था वो सब सच था और मैंने पहली बार ऐसी किसी डरा। तो दोस्तों, आपको ये ट्रक ड्राइवर की डरावनी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए